चलो, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है, बुआंसी बता रहा था सबसे लास्ट में, वही ना? हाँ सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला। हाँ, बुआंट फोर्स वी रो जी होता है, ऐसा बताया था। यस। और टाइम कम होने के कारण उसके एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे, हाँ सर। है ना? तो चलो, थोड़ा सा पहले आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन उसका कर लेते हैं। जैसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एससीबी में भी है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों उसी पे मतलब एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में ही है। मैं चाहूंगा आप दोनों एक ही साथ कीजिए, 9th और 10th। अभी देता हूँ। वी रो जी के फॉर्मूला में वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बट गधे। और कोई? और क्या पूछा आपने? फॉर्मूला वी रो जी जो है आपका बॉन्ड फोर्स का, जो लास्ट क्लास में देखे थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था, न्यूटन थर्ड लॉ है ये। हाँ सर। याद आ रहा है? यस। तो उस बॉन्ड फोर्स के फॉर्मूले में वी रो जी में वी क्या है? और सबमर्ज्ड वॉल्यूम। हाँ, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वेरी गुड। तो ये दो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये दोनों क्वेश्चन एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फंडामेंटल समझने के लिए ठीक है। क्यों नहीं पेस्ट हो रहा है? हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। हो गया। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। तो एससीवी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड, इसको पहले कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोशिश करो जल्दी।
बोलो। और 9 का आ गया। 9 आ गया। हाँ सर। क्या आंसर आया? सर 2.2 ग्राम मैच किया क्या? सर 1। क्या है आंसर बुक में दिया हुआ, देखो या मैं देखूं? टू 2.2 ग्राम ही होगा। सबको आया 9 का आंसर? या बताऊं मैं? सर बताओ ना। देखो इधर 9th में कुछ ऐसा है। एक, तो दोनों को बॉइंट फोर्स सेम है क्या? नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। 9th में देखो पहले ऐसे समझो, अगर ये ऑर्नामेंट है तो कुछ इसमें कॉपर है और कुछ इसमें गोल्ड है, यही कहानी है ना? हाँ सर। तो मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड मिलाकर 36 ग्राम होगा। हाँ सर। होगा ऐसा? यस सर। तो मास ऑफ कॉपर को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर हाँ सर। प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये मिला के 36 ग्राम हो गया। यस सर। डेंसिटी ऑफ गोल्ड और कॉपर कितना है? देखो दिया होगा, गोल्ड का 19.3 और कॉपर का 8.9। हाँ हाँ ये हो गया 8.9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस 19 पॉइंट कितना 3 है क्या, हाँ। इंटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ये मिला के 36 ग्राम हो गया। यस। एक इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि पानी में इसका वेट है 34। 34। इसका मतलब है बॉइंट फोर्स 2 ग्राम वेट के बराबर होगा। हाँ सर उतना वाटर डिस्प्लेस। बॉइंट फोर्स डेफिनेटली 2 ग्राम वेट के बराबर होगा। तो बॉइंट फोर्स में तो टोटल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 2 हो गया। हाँ मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड 2 हो गया। सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, सब तो सीजीएस यूनिट में ही है। हाँ। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे, मुझे क्या ढूंढना है? कॉपर का। कॉपर का वेट ढूंढना है। तो दोनों को सॉल्व करके हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं। हाँ सर फिर वॉल्यूम ऑफ कॉपर डेंसिटी। निकल गया तो मास ऑफ कॉपर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। यस। जल्दी से आंसर तक पहुंचो। जल्दी से फाइनल आंसर तक पहुंचिए। और उसके बाद 10th अटेम्प्ट कीजिए। 10th तो इजी है, इनफैक्ट 9th में तो चलो समय भी लगा मानता हूँ, 10th तो एकदम इजी है।
बोलो, 9th का आंसर मैच किया सबको? सर 10 भी होगा। 9th का आंसर मैच किया सबको? पहले ये बताओ। हाँ सर। वेरी गुड। क्या वही 2.2 ग्राम आता है? यस सर। ठीक है। 10th का बताओ अब क्या सीन है? किसी को आया आंसर? 0.135 सेंटीमीटर की बात। देखते हैं। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ सर। यहाँ पर सी को कैविटी बोल देते हैं, है ना? हाँ वहां पर जो सी फॉर कॉपर था, यहाँ फॉर सी फॉर कैविटी है। अच्छा नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया मैं। तो कैविटी का तो कोई मास होता नहीं है, हाँ सर। तो ये वाला टर्म 0 होगा। हाँ सर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा। लेकिन कैविटी में वॉल्यूम तो होगा ना? होगा। हाँ सर होगा। तो सेकेंड इक्वेशन अनचेंज रहेगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझा। कैविटी का मतलब क्या होता है? मास विदाउट वॉल्यूम। हाँ सर। तो मास, सॉरी, वॉल्यूम विदाउट मास, सब में हाँ सर बोलते तुम लोग। कैविटी मतलब वॉल्यूम विदाउट मास। हाँ सर। तो मास में काउंट नहीं होगा, वॉल्यूम में तो होगा। यस सर। मुझे वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालनी है, इन दोनों को सॉल्व कर दो। यस। क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ 0.135 सेंटीमीटर का। माइनस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, so that is 2 minus वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, क्या हो जाएगा? 36/19.3, है ना? हाँ सर। कितना आता है? बोलो। 0.134। 0.1 कैसे? ये तो मुझे 1 से ज्यादा आ रहा है। सर ये 13 कैसे है आपको? ओ 13 नहीं, 36 है ये। हाँ सर। ये 36 है, तो ये भी 36 होगा। तो ये 25.6 नहीं, 2.6 होगा, है ना? कितना आता है 0 सर अप्रोक्सीमेट में 0.135। तो 0.135, चलो इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर समझा। आगे बढ़े? यस Yes, सर। इसमें क्या है, थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। एक और क्वेश्चन करो, चलो। एक और क्वेश्चन इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कोशिश कीजिए। सर। हाँ बोलो। सर जे मेंस का अच्छा स्कोर मतलब कितना होता है?
जितना ज्यादा आ जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। सर मिनिमम। मिनिमम मतलब चाहते क्या हो, जेई मेंस के स्कोर से कहाँ जाना है तुम्हें बताओ। सर सब जगह मिल सके। सब जगह मिल सके। तब तो परसेंटाइल आपका 99.9 के आसपास होना चाहिए। सर मतलब 200 के तो ऊपर स्कोर होना ही चाहिए ना। हाँ, तब तो फिर 220 के आसपास होना चाहिए। ओके। चलो इसको कोशिश करो। सर एटलीस्ट 220 हिट करना इजी है या नहीं? इजी नहीं है, डिफिकल्ट है थोड़ा। पूरे सिलेबस के पेपर में 220 हिट करना इतना आसान नहीं है। और सर कंप्यूटर के लिए कितना? कंप्यूटर के लिए मतलब कहाँ से कंप्यूटर पढ़ना है? नहीं सर, कोई भी कॉलेज वाला जो भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा सर। नहीं, एनआईटी के। ऐसे नहीं होता है, कॉलेज के हिसाब से कट ऑफ होता है। ब्रांच में क्या है, कंप्यूटर ही अगर पढ़ना है तो तुम्हें मतलब तुम्हारे घर के बगल में भी बहुत कॉलेज मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ ब्रांच के हिसाब से नहीं, अच्छे कॉलेज के लिए फाइट करो, ब्रांच बाद की कहानी है। ओके सर। सर और ज्यादा वेटेज क्या 11th के सिलेबस को या 12th के सिलेबस को? ऐसा कुछ भी नहीं है। सर दोनों का मतलब सेम ही? ऐसा कोई रोल नहीं है, 11th अगर गोल रहेगा तो 12th होगा ही नहीं। हाँ सर। इसीलिए ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई कुछ बोले भी तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। लोग यस सर। ऐसा बताते रहते हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। पता चला 5 क्वेश्चन इधर से उधर आ गया, सब गड़बड़ हो गया, पता ही नहीं चला 11th है कि 12th है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ सर।
हाँ हुआ कुछ? हाँ सर हो गया। बोलो क्या आंसर आया? सर फर्स्ट का 2.35 सेंटीमीटर, सेकंड का 2.54 सेंटीमीटर, फर्स्ट का क्या आंसर बोला था? 2.35 सेंटीमीटर, हाँ, वेरी गुड। सेकंड का? 2.54 सेंटीमीटर। वेरी गुड, दोनों सही है। और किसी को आया? किसने बताया आंसर? सर मैंने मैंने मतलब? नॉर्मल। अच्छा, और किसी को? नोमान के अलावा और किसी ने किया? नहीं। चलो देखो इधर। A cubical block of iron 5 centimeter on each side is floating on a mercury vessel. Find the height of the block above mercury level. तो ऐसे समझो, Sir, buoyant force is greater than weight. ये 5 सेंटीमीटर है। इसमें से h हाइट मान लो ऊपर है, जो मुझे ढूंढना है, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो ये 5 माइनस h नीचे होगा, हाँ सर। और ये फ्लोट कर रहा है। इसका वेट mg, और ये बुआइंट फोर्स है। अगर फ्लोट कर रहा है तो ये बुआइंट फोर्स mg के बराबर होगा। हाँ बुआइंट फोर्स कितना होगा? तो पानी के अंदर कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 5 माइनस हाँ हाइट 5 माइनस 8 इंटू 5 इंटू 5। इंटू 5 स्क्वायर बेस एरिया वॉल्यूम इंटू हाँ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। दिस इज इक्वल टू mg, दैट इज 5 का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू जी। ऐसा होगा। हाँ सर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6, डेंसिटी ऑफ आयरन 7.2। ये जी और ये जी गया, ये 5 स्क्वायर गया तो एक 5 बचा। सो 5 माइनस h इंटू 13.6 इज इक्वल टू 5 इंटू 7.2। ऐसा होगा। तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी 2.35। कितना था? 2.35 था। हाँ 2.35 सेंटीमीटर आंसर। आया समझ में? हाँ सर, समझा। अगर वो पूरा ब्लॉक फ्लोट करता तो buoyant force greater than mg होता ना। क्या बोल रहे हो? सर, अगर पूरा वो ब्लॉक फ्लोट करता तो buoyant force greater than mg होता ना। पूरा पूरा ही तो फ्लोट कर रहा है। क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। सर, वो थोड़ा पार्ट अंदर है ना।
हाँ, थोड़ा अंदर है, थोड़ा बाहर है। सर अगर वो पूरा बाहर होता तो बॉइंट फोर्स ग्रेटर देन एमजी होता ना। पूरा बाहर होता तो बुआइंट हाँ। फोर्स, बट बुआइंट फोर्स ग्रेटर देन एमजी का क्या मतलब होता है? बुआइंट फोर्स तो उस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना सबमर्ज्ड है। हाँ सर। थोड़ा भी सबमर्ज नहीं रहेगा तो बुआइंट फोर्स 0 रहेगा। जी सर। अब कह रहा है वाटर इज poured इन द वेसल until it just covered the iron block. What is the height of water column? अब ऊपर से पानी डाला इसमें, हाँ सर, जैसे पूरा अंदर। तो ऊपर से पानी डाला तो अब ये इसमें सबमर्ज्ड है। तो अब कहानी ऐसी हो गई कि कुछ पार्ट मर्क्यूरी में होगा, ये मर्क्यूरी है, यस। और ये रेड वाला वाटर है। ये हाइट मान लो वही 5 - h, और ये हाइट h है। तो अब क्या होगा, अब दो बुआइंट फोर्स होंगे, बुआइंट फोर्स ऑफ हाँ वाटर प्लस बुआइंट फोर्स ऑफ मर्क्यूरी। हाँ सर। ये इसके वेट mg के बराबर होगा। यस। कोशिश कर सकते हो खुद से, यस। यस सर। करो खुद से कोशिश, मैं नहीं बताऊंगा।
बोलो, मिला आंसर सबको? यस आया आंसर? मैच किया या मेरा वेट कर रहे हो? आ गया। आ गया? क्या आया? और बोला था ना 2.5। कितना था? 7.2। समझा कुछ क्या लिखा मैंने? हाँ सर वैसे क्या है? तो H प्लस 13.6 into 5 minus 13.6 into H is equal to 7.2 into 5 कितना होगा? 36 होगा। ये हो गया 68 minus 12.6 H is equal to 36. So 12.6 H is 32. ऐसा कुछ? हाँ कुछ गलत कर दिया क्या? तो H क्या हो गया? 32 अपॉन 12.6 कितना आता है? सर 2.5 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े? यस ठीक है। डन सर। एक और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ टॉर्क वर्क वाला, जिससे कि एक टाइप का और हो जाए। ये क्वेश्चन करो। फोर्थ एक और क्वेश्चन, उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, मोशन ऑफ फ्लूइड।
बोलो, आया कुछ आंसर? हाँ सर। क्या आया? 0.86 ग्राम पर सी। और किसी को? बोलो, सबका हो गया? आगे बढ़ो। देखो इधर, हॉलो स्फेरिकल बॉडी है, हाँ आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर, सॉरी इनर रेडियस 6 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो इसका मास कितना हो जाएगा? सर, वॉल्यूम तो सेम है वाटर का। मटेरियल तो केवल उसके बीच में होगा ना, समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर, वो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस फिर वॉल्यूम। देखो, तो मटेरियल तो केवल इसमें है, तो इसको कैपिटल आर बोल दो और इसको स्मॉल आर बोल दो। तो इसका मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू R- 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ऐसा होगा। हाफ सर। सबमर्ज्ड में बॉइंट फोर्स वेट के बराबर होगा। तो हाफ सबमर्ज्ड के केस में बॉइंट फोर्स तो पूरे सबमर्ज्ड वॉल्यूम पर लगेगा ना, मटेरियल कितना है उससे कोई मतलब नहीं। तो बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा मेरा? 4/3 का आधा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतना सबमर्ज्ड है, into density of water into G is equal to mg, that is density into 4/3 pi capital R cube minus small r cube into G, है ना? यस। तो 2/3 पाई G, 4/3 पाई G, यहाँ एक 2 हो गया,
कैपिटल आर है मेरा 8 सेंटीमीटर, तो ये कुछ ऐसा हो गया 8 क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर 1, इसी की डेंसिटी ढूंढनी है मुझे, हाँ सर। और ये 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब हो गया और साथ में एक 2 हो गया, यस तो डेंसिटी मेरा हो गया 8 क्यूब अपॉन ट्वाइस ऑफ 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब। 8 क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 6/8 का होल क्यूब हो गया ऐसा। यस देखो कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। सर, मैंने क्या 0.864। आगे बढ़ूं? हाँ सर। 7 minutes. कितना आता है, कौन बताएगा एग्जैक्ट आंसर? सर 0.864 आ 0.864 ग्राम पर। ग्राम पर सीसी। आगे बढ़े? हाँ एक और बुआंसी का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग मोशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड डायनामिक्स देखेंगे। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? बोलो। नहीं। देखो इधर, इस प्लैंक का लेंथ है 1 मीटर, तो mg सेंटर ऑफ मास पर लगेगा और बुआंसी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लगेगा। हाइट ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 0.5 मीटर पर, ठीक से। तो ये 0.5 मीटर है। ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? बोलो। सर 0.5 cos थीटा। 0.5 सेक थीटा। तो ये पॉइंट फोर्स जहां पर लगेगा, ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 0.5 सेक थीटा अपॉन 2। समझ आया? हाँ सर। और ये ग्रेविटी वाला फोर्स जहां पर लगेगा, ये वाला डिस्टेंस mg वाला, ये 0.5 हो जाएगा, 1 मीटर का है तो। और ये एंगल थीटा, तो और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ सर। है ना? ये भी थीटा होगा। समझा कुछ यस। या नहीं? हाँ सर। ये mg, ये जो बना रहा होगा ये भी थीटा होगा, और पॉइंट फोर्स जो ऊपर लग रहा है ये भी थीटा होगा, है ना? और ये हिंज पॉइंट O है। तो इस mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। होगा। हाँ सर। कितना होगा? mg इंटू 0.5 इंटू साइन थीटा। यस सर, फोर्स इनटू मोमेंटम। और पॉइंट फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। कितना होगा? तो पॉइंट फोर्स इंटू 0.5 सेक थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो पॉइंट फोर्स इंटू 0.5 सेक थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2, दिस इज mg इंटू 0.5 इंटू साइन थीटा। ऐसा होगा। तो 0.5 साइन थीटा, 0.5 साइन थीटा गया, है ना? हाँ सर। अच्छा, पॉइंट फोर्स टोटल वॉल्यूम, तो टोटल लेंथ 1 मीटर है अगर, तो चलो ऐसे कर देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 0.5 सेक थीटा, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम हो गया।
into density of water into G into sec theta upon 2 is equal to mg. इस mg को क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ 1 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वुड है। क्या क्या है ये वुडन प्लैंक है। तो क्या ढूंढना था मुझे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लैंक दिया हुआ है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ प्लैंक इंटू जी, ऐसा कुछ। तो एरिया और जी गया, तो ये हो गया 0.5 अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वुडन प्लैंक कितना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5, तो इज इक्वल टू 0.5 हो गया। यस सेक स्क्वायर थीटा 2 हो गया, यस मतलब सेक थीटा प्लस माइनस √2 हो गया, हाँ मतलब कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√2 हो गया, हाँ सर मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया। यस ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में सबको? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। यस चलो अब हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स मतलब फ्लूइड का मोशन। अभी तक हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें कि लिक्विड रेस्ट पर था। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। नाम से ही समझ आता है, हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब फ्लूइड इन फ्लो, है ना। हाँ हाँ सर। अब आइडियल फ्लूइड जो शुरू में मैंने बताया था उस बात पर मैं दोबारा आता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आइडियल फ्लूइड बताया था कुछ। यस तो आइडियल फ्लूइड के एजम्पशन है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ये हम लोग यूज कर चुके हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में पढ़े थे इसको। हाँ इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। फ्लूइड इज नॉन विस्कस, ये भी बता चुका हूं। फ्लूइड डज नॉट शो रोटेशनल इफेक्ट, ये अभी मोशन में देखना है। ठीक है। और दूसरा, फ्लूइड का मोशन हमेशा स्ट्रीमलाइन होता है। तो मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल फ्लूइड के ये दोनों एजम्पशन है जो हम लोग अभी देखेंगे। तो आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो फ्लूइड के मोशन से रिलेटेड इन दोनों एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब फ्लूइड का रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है
और फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन मोशन ही होगा। फटाक से इसको कॉपी कर लो। हो गया? हो गया? हाँ सर हो गया। अब फ्लूइड के मोशन को ध्यान से देखो। जैसे सपोज कोई भी एक पाइप है किसी भी शेप साइज का, मान लो मैंने ऐसा लिया, तो ये एक चैनल है मान लो जिसमें कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट मोशन क्या होता है वो समझो। अब मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं, मान लो इस पॉइंट पर देख रहा हूं, तो इस पॉइंट पी पर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है टाइम के साथ। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, टाइम के साथ कांस्टेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, बट ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, v2 किसी दूसरे पॉइंट पर। सो velocity at a point
remains constant with time, तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। जो ऊपर लिखा है पूरे मोशन में वेलोसिटी सेम रहेगा ऐसा नहीं है, बट एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा हमेशा। यही अगर ऐसा हो जाए, एग्जांपल के साथ बताता हूं, मान लो यही अगर ऐसा हो जाए, इसी पॉइंट पर देखें तो कभी वेलोसिटी इधर दिख रहा है, कभी वेलोसिटी इधर दिख रहा है, कभी वेलोसिटी इधर दिख रहा है, कभी वेलोसिटी इधर दिख रहा है। मतलब किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी एट अ पॉइंट चेंजेस विथ टाइम, है ना। तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। हाँ सर। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है, एक मिनट रुको, जैसे तुम लोग घर में बहुत बार ऑब्जर्व किए होंगे, कभी कभी क्या होगा कि मान लो जैसे बीएमसी का पानी नहीं आता, या जो भी पानी का मैकेनिज्म हो, तो पानी नहीं आता है तो क्या होता है, पाइपलाइन में एयर रहता है, और जब पानी आएगा उस समय अगर नल खोलोगे तो देखोगे कि नल में से जो पानी निकल रहा है वो चारों ओर छितरा के निकल रहा है, भर भर भर, कभी इधर कभी उधर फैल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पूरे पाइपलाइन में पानी आ जाएगा तो देखोगे उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन हो गया है। ये हाँ ऑब्जर्व किया है कभी? हाँ सर हाँ किया सर है। पानी जाने के बाद होता है। जब पानी जाने के बाद नल खाली है और तुमने नल खोल दिया, खुला हुआ नल है और दोबारा पानी आता है, तो शुरू में वो अजीबोगरीब साउंड से निकलता है और पानी उसमें से चारों ओर छितरा के फैलता है। हाँ सर। मतलब टैप के का जो माउथ है वहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर बार चेंज कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसा। तो वो हुआ टर्बुलेंट फ्लो। पाइपलाइन के अंदर भी ऐसा होता है, तो अंदर दिखता नहीं है इसलिए मैं बाहर का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर देखोगे थोड़ी देर के बाद वो एकदम प्रॉपर स्ट्रीमलाइन हो जाता है। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। तो आइडियल फ्लूइड का मोशन टर्बुलेंट नहीं होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ये हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोगों का समझ लो तो एजम्पशन है। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो क्या, जैसे ऊपर वाला नोट दिखा देंगे, मैं कुछ मिस कर दिया था सर, जस्ट थोड़ी देर के लिए। सर स्ट्रीम लाइन में डायरेक्शन एक ही रहता है क्या? और मैग्नीट्यूड अलग रहता है? एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अच्छा। सर हम्म सर वो क्या लिखा था आपने सर, थर्ड और फोर्थ पॉइंट का assumption फॉर फ्लूइड। मोशन। अच्छा सर ठीक है। आगे बढ़े। मैं 1 मिनट वो कॉपी कर रहा हूँ।
आगे बढ़े। हाँ सर। लिक्विड के मोशन के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। एक को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरे को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ और नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और बर्नौली इक्वेशन कुछ और नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ध्यान से देखो। सपोज कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन पर देखते हैं, और इस क्रॉस सेक्शन पर देखते हैं। एकदम कॉमन सेंस है। इधर देखो, यहाँ पर इसकी स्पीड है मान लो v1, और यहाँ पर इसकी स्पीड है v2। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a1 और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a2। तो किसी dt टाइम में यहाँ का लिक्विड फ्रंट v1 इंटू dt इधर जाएगा, और ये वाला लिक्विड फ्रंट v2 इंटू dt इधर जाएगा। हाँ अब आइडियल फ्लूइड में हमने देखा था कि फ्लूइड का तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इनकम्प्रेसिबल है। देखा था ना, इनकम्प्रेसिबल है। यस तो इधर से जितना मास इन करेगा, इधर से उतना ही मास आउट होना चाहिए, न कम न ज्यादा। सर। तो सिंस आइडियल फ्लूइड is incompressible, dt टाइम में जितना मास इन हुआ है, dt टाइम में उतना ही मास दूसरी जगह से आउट होना चाहिए, न कम न ज्यादा। हाँ तो मास कितना इन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 इंटू v1 dt, ये वॉल्यूम हुआ, इंटू डेंसिटी। इधर हो गया a2 इंटू v2 dt, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी। तो यहां से आपको दिख रहा है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, दिख रहा है। हाँ सर। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो
तो इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। या तो मैं ऐसा बोल दूं या इसी को ऐसा बोल दूं, इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। और ये जो टर्म चलो है ये एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो आइडियल फ्लूइड के फ्लो में वॉल्यूम फ्लो रेट हर क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट रहता है। यही मतलब हुआ। हाँ सर। सो ड्यूरिंग a streamline flow of an ideal fluid, volume flow rate ब्रैकेट में A into V remains constant throughout its length of flow। आई बात समझ में? हाँ इस सर। कॉमन सेंस का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और भी ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और कुछ नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब हम लिक्विड के मोशन में अप्लाई करते हैं तो इसका नाम हो जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अदरवाइज कॉमन सेंस है। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो इधर। या एक मिनट रुको, एक और नोट लिख देता हूं तो फिर कॉपी करना। इसी का दूसरा मीनिंग हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सपोज इसी बात को कहने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये एक पाइप है, ये एक दूसरा पाइप है, ये एक तीसरा पाइप है, इन तीनों में से सबका अपना अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसमें लिक्विड V1 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और इसमें लिक्विड V2 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 है और इसमें लिक्विड V3 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो कॉमन सेंस से जितना इस जंक्शन पर मास आएगा उतना ही जाएगा भी, है ना? तो वॉल्यूम फ्लो रेट इस जंक्शन पर देखो, A1 V1 इनकमिंग है प्लस A2 V2 इनकमिंग है, तो आउटगोइंग A3 V3 इसके बराबर होगा। यस हाँ सर समझा। कॉमन सेंस है, कॉपी कर लीजिए इतना। अगली क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन करेंगे। प्रॉब्लम ये और बर्नौली दोनों मिला के होता है, केवल इसके प्रॉब्लम नहीं होते हैं। एनीवे, सो कॉपी कर लीजिए। जिसका जिसका कॉपी हो जाए लीव कर सकते हो।
थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।